हेलो फ्रेंड्स, ये एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों, वन दरोगा स्पेशल क्लास के अंतर्गत आज हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जो कि पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र यानी कि इको सेंसिटिव जोन है। तो यहाँ पर इसको जानेंगे। इससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से जरूर देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इको सेंसिटिव जोन सामान्य तौर पर वो क्षेत्र जो जैव विविधता प्लांट्स एंड एनिमल्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, उनके संरक्षण के लिए उनके आसपास डेवलपमेंट एक्टिविटी जो होता है उसको दूर रखना, और उसके साथ ही ह्यूमन इंटरफेस को नियंत्रित करने के लिए क्या आपका ESZ यानी कि इको सेंसिटिव जोन का कंसेप्ट लाया गया है। यहाँ पे देखिए, समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कि आपका ये जैव विविधता वाला क्षेत्र है, एरिया है, कोई जंगल है जो कि सर्वाधिक जैव विविधता लिए हुए है। अब इसके चारों ओर एक ऐसी बाउंड्री का निर्माण कर दिया जाता है जो कि इको सेंसिटिव जोन के रूप में जाना जाता है। जैसे कि ये जंगल आपका पूरा यहां तक फैला हुआ है, ऐसा नहीं कि केवल इतना ही है। जैव विविधता जंगल के बिल्कुल अंदर है, सबसे ज्यादा है। यहां पर ये जंगल आपका इतने दूर में फैला हुआ है, तो यहां पर अंदर की एरिया को बचाए रखने के लिए उसी जंगल में बाउंड्री निर्धारित कर दी जाती है, जो कि इको सेंसिटिव जोन के नाम से जाना जाता है। यानी कि एक प्रकार से वो रेखा खींच दी जाती है, जिससे वहां पर आपका ह्यूमन या कोई भी चीज डेवलपमेंट की चीज, औद्योगिकरण वहां पर ना किया जा सके, यानी कि उससे दूर ही रहे, जो भी वहां पे चीजें हो रही हो उससे बहुत दूर रहे। तो इसलिए आपका इको सेंसिटिव जोन का कॉन्सेप्ट यहां पर लाया गया। तो इसको इस तरह समझ सकते हैं जैसे कि ये आपका लक्ष्मण रेखा की तरह काम करता है, यानी कि यहां तक पहुंचने के लिए आपको यहां से एंट्री लेनी पड़ेगी, और यहां से एंट्री बैन पहले ही कर दी जाएगी, तो आप यहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ये पूरा यहां पर कॉन्सेप्ट रहता है। ये आपका इको सेंसिटिव जोन होता है। नेक्स्ट यहां पर दोस्तों देखिए, इन क्षेत्रों की स्थापना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत की गई है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और कोई भी आपका राष्ट्रीय उद्यान हो या वन्य जीव अभ्यारण्य हो, उसके बाहर 10 किलोमीटर क्षेत्र को इको फ्रेजाइल जोन या इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है। यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य मान लीजिए ये है आपका, ये पूरा आपका है, और ये पूरा यहां तक फैला हुआ है। इसके बाहर 10 किलोमीटर तक, ये मान लीजिए थोड़ा यहां पर कम क्षेत्र है, और इसको बढ़ाकर 10 किलोमीटर हम लोग कर दिए, तो पूरा 10 किलोमीटर तक भी इसको बढ़ाया जा सकता है इको सेंसिटिव जोन को। तो ये आपका यहां पर ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, इन्हें कमजोर क्षेत्र क्यों कहा जाता है, यानी कि ये आपके जो होते हैं इको सेंसिटिव जोन, ये कमजोर क्यों होते हैं। तो यहां पर देखिए, प्राकृतिक स्थान और क्षेत्र प्राय खतरे में पड़े हुए हैं। जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्थान है, मूल वनस्पतियां जो है वहां की, उन क्षेत्रों की मात्र 10% ही उनका अंश बचा हुआ है। जो भी आपकी महत्वपूर्ण है पूरी आपकी मतलब पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो यहाँ पर जैव विविधता लिए हुए हैं, जहाँ सबसे ज्यादा वनस्पतियां हैं, अब उसका केवल 10% ही वहां पर बचा हुआ है। यानी कोई कोई जंगल है जहां पर कभी बहुत ज्यादा वनस्पति होती थी, बहुत ज्यादा जैव विविधता होता था, अब उसमें मानव के आवागमन या वहां पर कटाई वगैरह की वजह से वो नष्ट होते जा रहे हैं। तो इस तरह उसमें बहुत कम चीजें बची हुई हैं। तो इस तरह आपका यहां पर देखिए, इनको एक प्रकार से हॉट स्पॉट कहा जाता है। जो भी आपके जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं उनको हॉट स्पॉट कहा जाता है, और इन्हीं की रक्षा के लिए बाहर बाउंड्री का निर्माण कर दिया जाता है, सेंसिटिव जोन बना दिया जाता है, उसी को इको सेंसिटिव जोन कहते हैं। तो इसलिए इसको कमजोर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो नष्ट हो रहे हैं। यानी कि उसमें आप इको सेंसिटिव जोन पार करके यदि जैव विविधता वाले क्षेत्र में पहुंच गए तो वो चीजें और नष्ट हो जाएंगी, इसलिए ये कमजोर क्षेत्र कहे जाते हैं। तो यहां से आप इसको समझ गए होंगे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के उदाहरण देख सकते हैं। ये विश्व के हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। यहाँ पर हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो यहाँ पर विश्व वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल हमने उदाहरण के रूप में यहाँ पर दे रखा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर पर्यावरण वन मंत्रालय ने पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने के लिए पैरामीटर और मानदंड निर्धारित करने वाले दिशा निर्देशों का एक व्यापक सेट को मंजूरी देती है। तो इसके अंतर्गत यहाँ पर देखिए, जो आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आया था, उसमें कहीं भी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र का नाम का उल्लेख नहीं है, यानी ये शब्द नहीं है। तो फिर हम लोग इसकी रक्षा कैसे करते हैं, तो उसमें अधिनियम बना दिया गया है। मतलब ये जो आपका नाम है ये बाहर से दिया गया है, उसमें इस तरह नियम बनाया गया है कि ये जो शब्द हम लोग पढ़ रहे हैं ये बना दिया गया अपने आप से। जो आपका अधिनियम है उसके अंदर ये शब्द नहीं लिखा है, हम लोग अपनी समझ के लिए ये शब्द यहाँ पर लिखते हैं। तो उसमें अधिनियम में क्या नियम बना दिया गया जिसके कारण हम लोग ये शब्द यहाँ पर यूज करते हैं। तो देखिए, इस अधिनियम यानी कि 1986 की अधिनियम की धारा 3 का 5वां आपका चैप्टर जो है, 5वीं लाइन यहाँ पर लिखी गई है, वो आपका क्या करती है, इसको प्रतिबंधित करती है। यानी कि किसी भी उद्योग का संचालन या कोई भी अन्य चीजें आप इस क्षेत्र में नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका कौन सी धारा, तीसरी का 2 का 5वां, इसको ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस अधिनियम की धारा, इसी अधिनियम की धारा आपका 5 का 1, यानी कि धारा 3 और धारा 5, ये मेन इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी इको सेंसिटिव जोन के लिए ये कार्य करती है। तो ये 2 धारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जान लेते हैं। अब यहाँ पर हम पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। पेड कोर्स के लिए पीडीएफ फ्री रहेगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज भी मिलता रहेगा। तो यहाँ पर देखिए,
इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1869 में अर्नेस्ट हैकल ने किया था। इकोलॉजी यानी इसको अभी हम देखेंगे बाद में। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम आर्थर टांसले ने 1935 में किया था। पर्यावरण का क्या अर्थ है, यहाँ पर देखिए आसपास के परिवेश जहाँ हम लोग चारों तरफ से घिरे हुए हैं वह तत्व, सभी तत्व तथा परिस्थितियां जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं पर्यावरण कहलाती है। यानी हमारे आसपास जो भी चीज है वो सभी पर्यावरण के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत जैविक और अजैविक दोनों वस्तुएं आती हैं, लेकिन ये एक दूसरे पर जरूरी नहीं कि निर्भर हो। तो पर्यावरण के अंतर्गत सब चीजें आ जाती हैं, लेकिन एक दूसरे पर निर्भरता जरूरी नहीं कि हो, किसी किसी का होता है, हर चीज का एक दूसरे पर निर्भरता नहीं होती है। तो ये पर्यावरण पूरा आपका कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी क्या होता है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जैविक तथा अजैविक पदार्थों के पारस्परिक संबंध का अध्ययन करते हैं वो आपका यहाँ पर पारिस्थितिकी होता है, इकोलॉजी होता है। यानी कि इसमें अध्ययन किया जाता है, ये आपकी पारिस्थितिकी कहलाती है। अर्नेस्ट हैकल के अनुसार वातावरण और जीव समुदाय के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर इकोसिस्टम आप समझिए। देखिए यहाँ पर अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिकी, लेकिन इकोसिस्टम क्या होता है यहाँ पर देखिए। पर्यावरण में आपने देखा कि जैविक और अजैविक घटक स्वतंत्र रूप से होते हैं, सब कुछ उसमें एक दूसरे पर निर्भरता जरूरी नहीं की हो। लेकिन इसमें देखिए जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं ये होता क्या है। इसमें देखिए जैविक जगत में पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, अजैविक जगत में मृदा, पानी, सूर्य प्रकाश, यानी ये जैविक चीजें हो गई, ये अजैविक चीजें हो गई, आदि ने स्वतः नियामक संबंध को पारिस्थितिकी कहते हैं। यानी ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, वो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी कि इसमें जैविक और अजैविक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक परिभाषा और समझ लेते हैं, जिस तंत्र में जैविक तथा अजैविक घटक परस्पर सहयोग में जीवन निर्वहन करते हैं उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर एक तालाब आपका हो गया, तो एक तालाब में क्या चीजें होनी चाहिए, एक तालाब में आपका उसमें के अंदर मछलियां भी होती हैं, वो जल से ऑक्सीजन लेती हैं। जल यहाँ पर क्या आपका अजैविक घटक है, और उसने मछलियां जो जल के अंदर जो घुली ऑक्सीजन होती है वो वहाँ पर लेती हैं, तो मछलियां वहाँ पर जिंदा है। मछलियों के कारण यहाँ पर वहाँ पर वनस्पति, पेड़ पौधे भी और भी चीज़ें होंगी, तो वो भी जल से ऑक्सीजन ले रही होंगी। तो यहाँ पर एक आपका पारिस्थितिकी तंत्र है। अब जल है, जल वहाँ पर है तो वो वहाँ पर वाष्प के रूप में भी जाएगा, तो यहाँ पर एक चक्र चलेगा, एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे। तो ये पूरा आपका एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है। अपने आप में घने जंगल, तालाब और गहरे समुद्र, ये सब अपने आप में एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे आपका तालाब छोटा पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, गहरे समुद्र बहुत ज्यादा यहाँ पर बड़े पारिस्थितिकी तंत्र है, क्योंकि समुद्र में क्या बहुत सारी चीजें आ जाती हैं आपकी, उसमें बहुत सारे जीव होते हैं, बहुत सारे आपकी वनस्पतियां होती हैं, और यहाँ पर जो आपका जो वाष्पन होता है वो भी ज्यादा होता है। तो ये यहाँ पर निर्भरता, ये जो तंत्र है समुद्र का, वो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र यहाँ पर माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जल पारिस्थितिकी के अंदर, यानी कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो कई प्रकार का होता है। स्थल पर भी मौजूद होता है, जैसे वन हो गए, वन के अंतर्गत जैसे क्या होता है कई जीव होते हैं, वनस्पतियां होती हैं, वनस्पतियां जीव खाते हैं उनको, मांसाहारी शाकाहारी, जैसे कि शाकाहारी जो जीव होते हैं वो वनस्पति खाते हैं, उनको मांसाहारी खाते हैं जीव। तो एक प्रकार से पूरा एक दूसरे पर निर्भरता होती है, वही आपका पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है। तो इस तरह आपका पूरा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। और इसके अलावा पारिस्थितिकी तंत्र के घटक भी होते हैं, जैसे जैविक, यहाँ पर जैविक तत्वों में भोजन बनाने वाले उत्पादक, उपभोक्ता, देखिए ये घटक होते हैं, उत्पादक हो गया, उपभोक्ता हो गया और अपघटक, ये तीन प्रकार के आपके पारिस्थितिकी तंत्र के घटक होते हैं। तो इनको भी ध्यान रखिएगा। पारिस्थितिकी संवेदन क्षेत्र में गतिविधियां, देखिए इसमें कुछ गतिविधियां आपकी जो यहाँ पर आप शुरू वाले चैप्टर में आ जाइए, जो आपने शुरू में टॉपिक पढ़ा यहाँ पर, जो आपने यहाँ पर इको सेंसिटिव जोन पढ़ा, अब उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। देखिए जो आपके इको सेंसिटिव जोन के एरिया हैं उसमें कुछ चीज़ें प्रतिबंधित है, जैसे वाणिज्यिक खनन, प्रदूषक उद्योगों की स्थापना, शामिल्स हैं, लकड़ी आदि का व्यावसायिक उपयोग, बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं, ये सब चीज़ें वहाँ आसपास नहीं हो सकती हैं। आरा मिलों की स्थापना, तो ये सब निषेध वहाँ पर नहीं हो सकती है। कुछ विनियमित गतिविधियाँ हैं, यानी कि ये आपका जैसे कि नियम इसके लिए लेना पड़ेगा, आपको अनुमति लेनी पड़ेगी कि इसमें हम जाएँ कि ना जाएँ, तो वो बहुत विनियमित है, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्तर पर नहीं है। जैसे कि पेड़ों की कटाई, होटल रिसोर्ट की स्थापना, मान लीजिए कोई इको जोन एरिया है उसके पास में आप होटल रिसोर्ट स्थापना कर सकते हैं, बस उसको नुकसान ना हो। तो इस तरह आप उसके लिए कुछ नियम बने होंगे कि आप इस तरह रखेंगे, आप यदि स्थापना करना चाहते हैं होटल या रिसोर्ट, तो जिससे इससे नुकसान ना पहुंचे पर्यावरण को। तो प्राकृतिक जल का व्यावसायिक उपयोग, यानी कुछ जल भी यदि जा रहा है वहां से तो उसका उपयोग आप व्यावसायिक रूप में ले सकते हैं। विद्युत केबलों का निर्माण, कृषि प्रणाली में भारी बदलाव, भारी प्रौद्योगिकी अपनाना, कीटनाशकों का उपयोग, ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका भी नियमित गतिविधियां हैं, ज्यादा इसको स्तर पे, बड़े स्तर पे नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो इको सेंसिटिव जोन में कुछ अनुमत गतिविधियां भी होती हैं, जैसे कृषि या बागवानी प्रथाएं हो गई, वर्षा जल संचयन हो गया, जैविक खेती हो गया, ये सब चीजें आप वहां पर कर सकते हैं। यानी कि ये जो चीजें हैं वो पर्यावरण को लाभ पहुंचाने वाली ही चीजें हैं, तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं। इसके अलावा ECZ की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी कि यहाँ पर इको सेंसिटिव जोन की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए जैव विविधता केंद्र होते हैं, उनके बाहर जब आप यहाँ पर बाउंड्री का निर्माण करते हैं इको सेंसिटिव जोन का, तो इससे इसकी रक्षा होती है। तो यही सब चीजें यहाँ पर देखिए शॉक ऑब्जर्वर के रूप में, जैसे
इन क्षेत्रों के आसपास होने वाली हानिकारक मानव गतिविधियां के प्रभाव को इन क्षेत्रों तक ही सीमित रखा जाना। जैसे कि आपका जैव विविधता वाला कोई केंद्र है तो आपने इको सेंसिटिव जोन बना दिया, तो अब कोई भी चीज गतिविधि हो वो यहीं तक रहेगी। इस जो बाउंड्री घेरी गई है इको सेंसिटिव जोन की, उसके बाहर ही रहेगी, अंदर तक नहीं जा पाएगी। इसलिए 100 ऑब्जर्वर है, ये जो है 100 कर्व। यदि हानि भी होती है तो बाहर जो बनाया गया इको सेंसिटिव जोन उसी को होगा, अंदर वाले चीज को जो वहां पर जो सुरक्षित जैव विविधता है वो सुरक्षित रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर संक्रमण के रूप में, नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों देखते हैं इस एजेक्ट का विरोध कुछ किया जा रहा है। अब क्यों किया जा रहा है तो इसके भी कुछ पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। इको सेंसिटिव जोन में विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के कारण उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आजीविका खतरे में पड़ जाती है। अब ये है ना कि जैसे कि जंगल है, कुछ लोग अपनी आजीविका, अब आदिवासी लोग अधिकतर वहां पर जंगलों से ही या स्थानीय जो होते हैं जंगलों से अपनी आजीविका उसी पर निर्भर रहते हैं। वहां से लकड़ियां ले गए या कुछ फल पौधे इस तरह होते हैं जो वो ले जाकर बेचते हैं, तो इस पर प्रतिबंध लग जाता है। जब एक बार इको सेंसिटिव जोन का निर्माण हो जाता है तो अंदर जाने की अनुमति पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाती है, तो इससे आपको वहां पर आजीविका खतरा हो जाता है। इन क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को विस्थापन के लिए मजबूर किया जाता है। देखिए जहां इको सेंसिटिव जोन अब घोषित होगा तो वहां पर अब घर का निर्माण आसपास नहीं होगा, क्योंकि घर रहेगा तो कोई ना कोई वहां पर नुकसान करेगा ही जाकर। तो इसलिए ये होता है। कई राज्यों द्वारा इस क्षेत्र में पाए जाने वाले खनिज संसाधन, अब देखिए खनिज संसाधन भी आपका पाया जाता है इको सेंसिटिव एरिया के आसपास, तो यानी कि जहां इको सेंसिटिव एरिया बनाए जाते हैं वहाँ खनिज संसाधन भी अंदर उसके मिलता है। वो पेड़ पौधों से रिलेटेड भी हो सकता है या जमीनी रिलेटेड भी हो सकता है। तो उन सब के लिए राज्य सरकारें क्या करती हैं, विरोध करती हैं, क्योंकि उनको उनसे फायदा होगा, उसकी अर्निंग होगी। यदि वहां पर सरकार ने उसको इको सेंसिटिव जोन बना दिया तो फिर उसमें कुछ भी खनन या कुछ भी पेड़ कटाई कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो ये सब चीजें यहाँ पर है। इसके अलावा फ्लोरा एंड फौना के बारे में जान लेते हैं। फौना क्या होता है, समस्त जीव जंतु फौना कहलाते हैं और फ्लोरा समस्त पेड़ फ्लोरा कहलाते हैं। छोटा सा है, इसको बस समझना जरूरी है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर हॉट स्पॉट क्या होते हैं। यही तप्त स्थल जो हमने आपको बताया, जो आपके जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं जिसके बाहर इको सेंसिटिव जोन होता है, तो ये अंदर वाला जो क्षेत्र होता है यही आपका हॉट स्पॉट कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए इस शब्द का प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया था, और ऐसे भौगोलिक क्षेत्र जो जैव विविधता से समृद्ध होते हैं वही आपके यहाँ पर हॉट स्पॉट कहलाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जैव विविधता तप्त स्थल या जैव विविधता उष्ण, इनको भी कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। ऐसा जैव भौगोलिक क्षेत्र जहां पर्याप्त मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। तो यही आपका ये है, और ये क्या है, मानवीय क्रियाकलापों के कारण संकट में आ गया, इसीलिए इसको हॉट स्पॉट और बनाया जाता है। जैसे कि कोई जैव विविधता वाला क्षेत्र है, अब वही आपका है, जैसे ऊपर आपने अभी इसके बारे में पढ़ ही लिया है, वहां पर कम से कम वहां पर अब जो प्रजातियां हैं बची हुई हैं तो उनको बचाना है, इसीलिए इनको हॉट स्पॉट घोषित कर दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए दुनिया भर में अब तक 2023 की हम बात कर रहे हैं 36 हॉट स्पॉट की पहचान की गई है, और इसके अलावा ये आपका यहाँ पर 60 से 70% जातियाँ इसी हॉट स्पॉट में पाई जाती हैं जैव विविधता की। हॉट स्पॉट हेतु शर्तें क्या हों, 1500 पादप प्रजातियां स्थानिक हो। ये 2 पॉइंट जो है ये आ सकता है आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए 1500 पादप प्रजातियां स्थानिक हो, यानी वहाँ स्थानीय होनी चाहिए वहाँ की। इसके अलावा 70% से अधिक प्राथमिक वनस्पति का हौस हो चुका हो। देखिए 70% का हौस हो चुका हो उसमें वहाँ पर, यानी कि कोई आपका जंगल है या जैव विविधता वाला केंद्र है उसमें केवल 70% से अधिक, यानी कि 30% से कम, लेस देन, ध्यान रखिएगा 30% से कम आपका वहां पर जो है वनस्पति या जीव जंतु है जो भी हैं वो सब बचे हुए हैं वहां पर मात्र, तो उनको बचाना, उनको संरक्षण देना यहाँ पर कर्तव्य हो जाता है, तो इसीलिए उसको हॉट स्पॉट घोषित कर दिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, और उसके बाहर क्या, इको सेंसिटिव एरिया बना दिया जाता है, इको सेंसिटिव जोन बना दिया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। भारत में तप्त स्थल कौन कौन से हैं देख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आ सकता है कि तप्त स्थल के उदाहरण कौन है, हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी पूर्वी घाट, इंडो बर्मा रीजन, सुंदरवन क्षेत्र, ये सब हॉट स्पॉट के अंतर्गत आते हैं। विश्व के प्रमुख तप्त स्थल हैं, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा यहाँ से। नेक्स्ट यहाँ पर तप्त स्थल हॉट स्पॉट के कुछ तथ्य यहाँ पर देख लेते हैं। 36 टोटल जैव विविधता वाले केंद्र को सूचित किया गया, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, और इसके अलावा कुछ पॉइंट यहाँ पर और है, इनको पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा यहाँ खास पॉइंट नहीं है, केवल हमने जानकारी के लिए यहाँ पर हमने दे रखा है आपको, इसको एक बार आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा यदि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ये वाला आप CS एग्जाम इंडिया ज्वाइन कर लीजिएगा। और यदि आप UPPSC आरओ की तैयारी कर रहे हैं या APS की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कुछ समितियाँ हैं आपकी, कस्तूरी रंगन और गाडगिल समिति, देखिए ये आ सकता है आपके एग्जाम में, पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए। यहाँ पर ये 2 समितियाँ बनी तो थी, लेकिन यहाँ पर कुछ खास इनका काम नहीं रहा था, मतलब इनके जो भी इन्होंने दिया था उसको यहाँ पर माना नहीं गया था, तो इसलिए ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 2 नाम याद रखिएगा क्योंकि आ सकता है। किस में याद रखेंगे, पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए या जैव विविधता के लिए आप याद रख सकते हैं कि कौन सी समिति बनी थी। तो 2 समितियां केवल। जैव विविधता महत्वपूर्ण क्यों है,
यानी कि ये इसका रखरखाव इतना क्यों किया जा रहा है। तो किसी पारितंत्र में पाई जाने वाली प्रत्येक प्रजाति अपनी अपनी भूमिका होती है। यदि प्रत्येक प्रजाति अस्तित्व का महत्व होता है, तो यानी सभी का अपना एक अस्तित्व का महत्व है। ऐसा नहीं कि कुछ भी यहाँ पर आपका बेकार है, तो उसीलिए उनको पनपने में सहायता किया जाता है। और ये सहजीविता है, यानी कि एक पनपेगा तभी दूसरा पनपेगा। पेड़ यदि आप काट देंगे यहाँ पर, तो पेड़ नहीं रहेगा, तो यहाँ पर शाकाहारी जानवर नहीं रहेंगे, शाकाहारी नहीं रहेंगे तो मांसाहारी भी नहीं रहेंगे, तो इस तरह आपका जंगल नष्ट हो जाएगा, फिर उसमें जो जानवर है वो सभी नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए आपका यहाँ पर जो जैव विविधता है उनको बचाना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। तो ये पूरी चीजें हैं दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक चैनल के साथ बने रहिए।